देखो बेटा, आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अगर आप सब ये टर्म समझ गए तो समझ लो आप अकाउंट्स में चैंपियन बनते चले जाओगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बेटा याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें क्या सीखना है इसके अंदर, हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखना है। तो सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग टर्म क्या आता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन बेटा श्रेयांश, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है बेटा बताएगा? सर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेज भी होता है, सेल भी होता है, सब कुछ होता है। तो हमने बोला बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए पहले आपको पहले ट्रांजैक्शन समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझो होता क्या है। तो हमने कहा ट्रांजैक्शन क्या होती है? इट इज एन इवेंट which involves which कह रहा है ये एक वो इवेंट है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है? पहला ट्रांसफर ऑफ मनी, कह रहा है पैसों का लेन देन होना चाहिए। दूसरा गुड्स एंड सर्विसेज ये होना चाहिए। एंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मतलब वो कह रहा है पैसों का लेन देन ये मत समझना कि पैसा अगर दिया तभी ट्रांजैक्शन मानी जाएगी, पैसा अगर नहीं दिया तो ट्रांजैक्शन नहीं मानी जाएगी। वो कहता भैया पैसा चाहे कैश हो चाहे क्रेडिट हो, पैसा बीच में इंक्लूड तो हो रहा है ना, उसको ही हम क्या मानेंगे? ट्रांजैक्शन मानेंगे। समझ आई बेटा? यस सर। तो कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? अगर मैं बात करूं कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है बेटा, मैं थोड़ा सा डीप में पढ़ाऊंगा श्रेयांश, थोड़ा सा दिमाग लगा पढ़ना पड़ेगा। उसका रीजन ये है, तुम्हारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू तौर पे होगा, थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है? ओके सर। क्योंकि 11th क्लास का जिसका अकाउंट स्ट्रांग होता है ना भैया, वो जिंदगी में कभी अकाउंट में फेल नहीं हो सकता, इस बात का याद रखना। तो इसलिए अकाउंट्स को स्ट्रांग करने के लिए पढ़ो, नंबर अपने आप आ जाएंगे। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है? कैश ट्रांजैक्शन इज द वन वेयर कैश रिसीट और पेमेंट इज इन्वॉल्व। पेमेंट इज इन्वॉल्व। कह रहा कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जहां पर पैसों का मतलब जो कैश का है वो रिसीव भी हो सकता है, कैश पेमेंट भी होगा, ये दोनों बातें उसके अंदर इंक्लूड होगी। हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा दूसरा जो है ट्रांजैक्शन क्या होता है? हमने कहा क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज वन वेयर कैश इज नॉट इन्वॉल्व। कैश इज नॉट इन्वॉल्व इमीडिएटली। कह रहा है इमीडिएटली कैश तो नहीं आता, बट विल पेड और रिसीव लेटर। ये बात समझ आ गई? यस सर। तो अब तुम्हारे बात दिमाग में पूरी बात घुस जानी चाहिए। कैश ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा अभी मिलेगा या अभी देंगे, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब पैसा अभी तो नहीं देंगे लेकिन बाद में लेना देना हो सकता है। तो बेटा इन दोनों में क्या ट्रांसफर ऑफ मनी है कि नहीं है? यस सर। है सर। दोनों में है, तो इसलिए इसको ट्रांजैक्शन बोला गया। क्लियर पॉइंट? यस यस सर। सर। अगला बेटा देखो, इन केस तुम लोग कोई नोट कर रहे हो छूट जाता है, टेंशन की बात नहीं है, मैं तुम्हें इस क्लास की पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उससे आप कॉपी कर सकते हो बाद में। ठीक है? ओके सर। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं? हमने बोला वैसे तो देखा जाए ट्रांजैक्शन दो टाइप के होते हैं। एक मिनट रुक जा, मेरा डायग्राम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, इसको थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इसकी हम। हो जा भाई, नहीं हो रहा, छोड़ो। हमने कहा दो टाइप की होती है। पहला बेस्ड ऑन रिलेशनशिप
विद अकाउंटिंग यूनिट, कह रहा अकाउंटिंग यूनिट पे बेस होगा। दूसरा क्या होगा, बेस्ड ऑन मोड ऑफ सेटलमेंट, कह रहा बेस होगा वो सेटलमेंट के मोड पे। मतलब क्या है दोनों का ये भी समझ लेना। कह रहा अकाउंटिंग यूनिट का मतलब दो तरीके से, पहला इंटरनल ट्रांजैक्शन, इंटरनल ट्रांजैक्शन टीएस शॉर्टकट में लिख रहा हूं ट्रांजैक्शन। दूसरा एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग यूनिट मतलब क्या हो गया, या तो हमने सामान परचेज करेंगे या तो सामान बेचेंगे। बात समझ आई इंटरनल एक्सटर्नल का फंडा। यस सर। कह रहा सेटलमेंट का बेस मतलब या तो कैश ट्रांजैक्शन होगी या तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। कोई डाउट बेटा इसके अंदर? सर इंटरनल sir. एक्सटर्नल बता दो एक बार। बेटा इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब क्या है, सामान का खरीदना और सामान का बेचना। अगर मैं सामान खरीद के लाया वो क्या हो गया मेरा इंटरनल ट्रांजैक्शन की, मैंने खरीदा, और बेचने का एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन। क्लियर? यस सर। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमने ये पूरा जो टर्म सीखा किसके बारे में सीखा? ट्रांजैक्शन। एक सेकेंड देखो बच्चों को लिंक भेज रहा हूं और पूछ रहे कौन सी क्लास है। देखो कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया कहां गया, ये हाँ। हमने अभी तक क्या सीखा बेटा, ट्रांजैक्शंस के बारे में सीखा। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन पे क्या थी। हमने कहा इस पूरे को अगर इकट्ठा जोड़ दोगे उसको बोला जाएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। एक मिनट कोई बेटा है, बच्चा है बेटा, ये कौन है चांदनी के नाम से? बेटा आवाज नहीं आ रही, कौन है चांदनी के नाम से? बेटा आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं, कोई चांदनी के नाम से है, कौन है बेटा वो? सर जी दूसरा फोन है। अच्छा दूसरा कनेक्ट करा प्रियंका, तुमने ऐसा बोलना बेटा। ठीक है देख, यस सर। ओके 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 देखो। तो कहां पर थे हम? दूसरा है हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो अब बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं चाहूं सिंपल सी लैंग्वेज में तुम्हें बता सकता हूं। बिजनेस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है जो हमारे बिजनेस में करी जाती है। श्रेयांश बेटा तेरे फादर क्या करते हैं? सर मैनेजर है। मैनेजर है। तो अब मैनेजर क्या चीज? अकाउंटेंट है और मैनेजर है। अच्छा अकाउंटेंट और मैनेजर। आप देख तेरे फादर जहां वर्क करते हैं उस बिजनेस में अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होती है वो तेरे फादर रिकॉर्ड करते हैं। अब मुझे बता तेरे फादर अगर छोले भटूरे खाएंगे क्या वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा? नो सर। नहीं होगा, वो तो अपनी जेब से खाना पड़ेगा। हाँ अगर वहां के बॉस ने बोला कि भैया एक काम करो हमारा बिजनेस अच्छा हुआ है सबको छोले भटूरे खिलाओ अकाउंट में लिख देना, तो इसका मतलब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन में हम क्या कर देंगे, उसको इंक्लूड कर देंगे और बोल देंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस है। समझ आई कुछ बात? यस सर। नीतू क्लियर हो ये पॉइंट? Yes, sir. ठीक है तो अब इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम फटाफट से। हमने क्या बोला, इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट expressed in terms of money which brings in a change in financial position। मैं इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये समझाऊंगा। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन
एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब होता है जहां काम करते हैं, जो बिजनेस चल रहा होता है। इसको हम एंटिटी भी बोल सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के अंदर दूसरा पॉइंट लिखवा रहा हूं। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर and exchange of goods or services such as purchase, sale of goods and services, wages paid to workers, borrowing money etc. अब बात को समझना पूरी तरीके से बेटा। क्या कहता है वो? कह रहा है बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? कहता है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, या फिर इसको इकोनॉमिक इवेंट भी कह सकते हो, जो मॉनेटरी टर्म में आती है, मतलब पैसे के रूप में आती है, जो क्या करती है, आपकी फाइनेंशियल मतलब आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदलती है। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब छोटे से टर्म में समझाऊंगा। बेटा अगर घर में तुम्हारे पैसा आएगा तो क्या होगा? बेटा अगर श्रेयांश तेरे पास अभी 1 करोड़ रुपए पड़ा हो तो क्या करेगा? हाँ श्रेयांश, सर यूज करूंगा पैसे। यूज करेगा? क्या करेगा मुझे बता दो सही। सर एक्सपेंसेस जो होंगे वो खरीदूंगा। क्या जो भी खरीदेगा मुझे चाहिए। बता सर, मैं ये चीज पहले खरीदना चाहता हूँ। सर कुछ भी, कार हो गई, कोई भी चलो फाइनेंशियल तूने चीज बोला हो। सर मैं कार खरीदूंगा, ठीक है, तो यस कार सर। खरीदने से तेरी पोजीशन बदलेगी कि नहीं बदलेगी? यस सर, बदलेगी। बंदे बोलेंगे यार ये बंदा स्कूटी में घूमता था, आज भाई गाड़ी में घूम रहा है। तो क्या है, ऐसी बिजनेस की भी पोजीशन होती है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ी सी और आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या बोला कि किसी भी ट्रांजैक्शन के अंदर मॉनेटरी टर्म आए तो वो क्या करती है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बदल देती है। कह रहा है इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कह रहा है गुड्स को ट्रांसफर करना, सर्विसेज को ट्रांसफर करना, जैसे कि परचेज किया, सेल किया, या किसी वर्कर को दिहाड़ी देना। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, हिंदी में कहते हैं दिहाड़ी देना, या पैसे उधार लेना। कह रहे ये सारी चीजें क्या आएगी, बिजनेस ट्रांजैक्शन में आएगी। मतलब मैंने बिजली का बिल भरा, सामान खरीदा, सामान बेचा हो, मैंने किसी से मैंने ब्याज लिया हो, ब्याज दिया हो, पैसे उधार लिए हो, पैसे उधार दिए हो, ये सारी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। लेकिन ये कब मानी जाएगी? जब आप किसी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन के लिए करोगे। क्लियर पॉइंट आशुतोष, नीतू, प्रियंका, श्रेयांश? यस सर। Yes, sir. प्रियंका? यस यस सर। ठीक है, तो ये हमारी थी बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये पूरी कहानी किसकी है? ट्रांजैक्शन की कहानी। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब दूसरी बात करते हैं, सेकंड पॉइंट है हमारा अकाउंट। अकाउंट क्या होता है? बेटा श्रेयांश तू अकाउंट्स पढ़ने आया है कि अकाउंटिंग पढ़ने आया है? सर अकाउंट्स। अकाउंट्स पढ़ने आया है। प्रियंका अकाउंट्स पढ़ने आई है कि अकाउंटिंग पढ़ने आई है? सर जी अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। बेटा बुक खोल के देखो, तुम्हारी बुक के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है? श्रेयांश बुक खोल के देख, बुक के फ्रंट पेज पे क्या लिखा हुआ है, जो गत्ता कवर है? यस सर, यस सर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग। बेटा हमने ना ये शॉर्टकट की दुनिया है। ये क्या लिखा है बेटा? You. यू। आजकल बंदे आई लव यू ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, वो ऐसे बना देते हैं आई लव यू भैया, शॉर्टकट। ये शॉर्टकट के जमाने ने क्या कर दिया, अकाउंटिंग को अकाउंट्स बना दिया। अब यहां पर समझना, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमने लेक्चर 1 में देखी थी, वहां से देख लेना, ठीक है यार, उसको रिवाइज कर लेना। अकाउंट क्या होता है वो समझो। कहता इट इज अ रिकॉर्ड बोथ कैश एंड credit transaction maintained under
a particular head which shows the transaction। बेटा टीएस के शॉर्टकट है, ये ट्रांजैक्शन का शॉर्टकट है, देख मैंने भी यूज कर लिया। ट्रांजैक्शन एंड द इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब इस बात को समझना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बेटा तुम्हारे कितने सब्जेक्ट हैं? Sir, 6. ऐसे ही है ना कुछ सब्जेक्ट, Yes, sir. या किसी का आईटी होगा, या किसी का फिजिकल एजुकेशन होगी। बेटे मैं ये देख रहा हूं, डंडी खींच रहा हूं, एक ये लाइन खींच रहा हूं, ऐसा। Yes, sir. ये हम सीखेंगे क्या चीज होती है, ये हम सीखेंगे क्या। पूछ रहा हूं, मुझे बताना वो कौन से वाले में आएगा। मैंने बोला a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बताओ बेटा किस हेड में डालूं? Maths Sir, में। maths. मैथ्स में। मैंने बोला बिजनेस की बातें किस में डालूं? Business। Business. बिजनेस में। इको की बातें, इको में इंग्लिश की बातें, इंग्लिश में अकाउंट्स की बातें, अकाउंट्स में आईटी की बातें, आईटी में फिजिकल एजुकेशन की बातें, फिजिकल एजुकेशन में। अब वो क्या कह रहा, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, जो एक पर्टिकुलर हेड को दिखाते हैं, विच शोज द ट्रांजैक्शन या फिर इफेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब अकाउंट एक वो जगह है जहां पर हम किसी भी पर्टिकुलर चीज की जानकारी वहां दिखा सकते हैं कि सामान खरीदा या बेचा। बात को समझे? फॉर Yes, एग्जाम्पल, तुम्हें मैंने 1000 रुपए दिए, तुमने क्या किया, 100 रुपए की बुक्स खरीदी, 500 रुपए का खाना खा लिया। देखो कैसे बच्चे हो, 400 रुपए के कपड़े खरीदे। तो आप तीनों के अकाउंट में कैसे दिखाओगे? आप लिखोगे बुक्स का अकाउंट, उसमें बुक्स की बातें 100 रुपए। आप बोलोगे खाने का अकाउंट, उसमें खाने की बातें 500 रुपए। आप बोलोगे कपड़े का अकाउंट, इसमें कपड़े की बातें 400 रुपए। तो अब क्या होगा, सामने वाले को जब तुम बुक वाली अकाउंट दोगे, ये वाली अकाउंट दोगे, तो वो समझ जाएगा हाँ भाई इसमें किताबों का खरीदना है बेचना लिखा होगा। जब तुम ये दोगे तो वो समझ जाएगा इसमें भाई खाने पीने की बात लिखी होगी। जब ये दोगे समझ जाएगा कि किताबों की बात लिखी होगी। बात समझे? Yes, sir. Yes। Yes, sir. लेकिन अगर मैं सब इकट्ठे लिख के दे दूंगा तो क्या पता चलेगा मुझे? सब कुछ मिक्स हो रहा है ना इसके अंदर। Yes, sir. तो इसको क्या कहते हैं, याद है कुछ? रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आगे डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अरे बोलो। Summarizing. Classification, summarizing। Classifying. रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो बेटा अकाउंट हम का मतलब क्या है? क्लासिफाई करना। हमने हर एक कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया इसको। क्लियर फंडा? Yes, sir। Yes, ठीक sir. है, आगे बढ़ते हैं अब हम। ये हो गया अकाउंट की डेफिनेशन। अगला बेटा, अगला है हमारे पास तीसरा, कैपिटल। बेटा कैपिटल होती है द अमाउंट which is invested by the proprietor। बेटा प्रोपराइटर का मतलब होता है मालिक, या फिर कह सकते हो बिजनेसमैन। बिजनेसमैन, बिजनेस वुमैन, जो भी बिजनेस करना चाहता है। ठीक है? तो अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इनटू हिज बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। मतलब अगर कोई इंसान कुछ पैसा, हिज मत लिखो, हिज लिखेंगे ना तो डेफिनेशन में थोड़ा सा और बदलाव करना पड़ेगा मुझे। अब लिखो इनटू द बिजनेस। कह रहा अगर कोई भी इंसान या प्रोपराइटर या बिजनेसमैन किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है
तो उस पैसे को क्या नाम दूं? कैपिटल का नाम दूं। क्लियर होगी बात? Yes, sir. Yes, sir. सर ओनर लिख सकते हैं क्या प्रोप्राइटर के हाँ बजाय? अभी आ रहा हो बेटा, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, ओनर लिख सकते हैं। अभी मैं आगे की बात आ रहा हूँ, आगे धीरे धीरे करेंगे। तो कैपिटल मतलब कौन है? मालिक का पैसा। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? हम इसको ओनर फंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओनर फंड। ओनर फंड। क्योंकि हमने बोला जो पैसा प्रोप्राइटर ने लगाया उसको कैपिटल बोला गया। तो प्रोप्राइटर का अमाउंट मतलब बिजनेसमैन का अमाउंट। बिजनेसमैन कौन है? मालिक। तो मालिक का अमाउंट मतलब ओनर फंड। तो कैपिटल का दूसरा नाम क्या हो गया? ओनर फंड। क्लियर? यस सर। ठीक है। Yes, sir. अब शॉर्टकट में समझा रहा हूं। अगर प्रॉफिट हुआ तो बताओ ओनर की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी. घटेगी तो नहीं, क्योंकि भैया जब मुझे प्रॉफिट होगा तो सारा पैसा कौन रखेगा? मालिक रखेगा। तो मालिक की जो कैपिटल थी, मान लेते हैं पहले मालिक ने क्या लगाया था? 1 लाख रुपए। उसने 10,000 और कमाए, तो अब उसके पास कितने पैसे हो गए? 1,10,000 रुपए। क्लियर पॉइंट? यस सर। अगर लॉस हुआ तो घटेगा। घटेगी तो कैपिटल. कैपिटल घट जाएगी। क्लियर? Yes, यस sir. सर। बेटा अगर खर्चा हुआ तो भी घटेगा। तब भी घटेगा, क्योंकि उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अगर कमाएगा तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा। एनी डाउट? नो सर। Yes, sir. No, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओनर फंड का एक और नाम है जिसका नाम क्या है? ओनर इक्विटी। ये भी याद रखना। ओनर फंड का दूसरा नाम क्या है? ओनर की ओनर इक्विटी। इक्विटी। ठीक है? ठीक है, आगे सुनो। Yes. हमने बोला कैपिटल किसके बराबर होती है? एसेट्स माइनस लायबिलिटी के बराबर होती है। एसेट माइनस लायबिलिटी के बराबर होती है। तो हमने कहा एसेट माइनस लायबिलिटी के बराबर होती है, मतलब हमने कहा देखो अभी एसेट का मतलब समझा रहा हूं। हमने बोला भाई जो मेरी एसेट है, अगर मैं उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर दूं, जो पैसा बच जाएगा उसको कैपिटल बोलेंगे। और कैपिटल को क्या नाम देंगे हम? यहां पर एक और नाम देंगे जिसका नाम क्या है? नेटवर्थ। क्या बोलेंगे? नेटवर्थ। नेटवर्थ। इसको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। बेटा मान ले एक मोमोज की दुकान है। श्रेयांश मोमोज खाता है तू? Yes, sir. कभी कभी. ठीक है, कभी कभी खाता है। तो हमने क्या बोला? एक मोमोज की दुकान है। भाई मोमोज वाले के भी तो कर्जे होंगे ना भाई, बिजनेस को खड़ा करने के लिए कर्जे लिए होंगे। तो हमने बोला मोमोज वाला अपने सारे मोमोज बेच दे, बर्तन बेच दे, टेबल बेच दे, गैस चूल्हा सिलेंडर सब कुछ बेच दे, साइकिल वाइकल सब कुछ बेच दिया। बेचने के बाद जो पैसे आए उसने अपने कर्जे भी निपटा दिए, सारे कर्जे भी दे दिए। अगर कुछ पैसा बच जाता है उस पैसे को क्या बोलेंगे? Capital. कैपिटल, मतलब कि नेटवर्थ बोलेंगे। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है। अब एसेट क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, उस पर डिस्कशन करते हैं। देखो हमने ये टॉपिक यहां खत्म किया, मतलब अगला पॉइंट आ जाएगा एसेट लायबिलिटी क्या होती है। ठीक है। अच्छा, उससे पहले हमने यहां एक चीज पढ़ी कि सर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल बढ़ी, इनकम हुई कैपिटल बढ़ी, लॉस हुआ कैपिटल घटी, एक्सपेंस हुआ कैपिटल घटी। क्या और भी कोई तरीका है कैपिटल को बढ़ाने और घटाने का? हमने कहा यस, एक और तरीका है। मैंने कहा एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल से भी क्या होता है? हमारा जो प्रॉफिट होता है, सॉरी, एडिशनल कैपिटल से क्या होता है? हमारी जो कैपिटल होती है वो बढ़ जाती है। इन केस मान लेते हैं आशुतोष बिजनेस करना चाहता है, आशुतोष ने अपने बिजनेस को लगाने के लिए 1 लाख रुपए लगाया और बिजनेस स्टार्ट हो गया। आशुतोष कहता है भाई जगह छोटी है, मुझे और बड़ी जगह खरीदनी है। तो आशुतोष क्या करेगा? और पैसे लगाएगा। तो वो जो Yes, और sir. पैसे लगाया उसको क्या बोलेंगे? एडिशनल कैपिटल। क्लियर पॉइंट? यस सर। Yes, sir. ठीक है, आगे क्या और
हमने कहा हाँ भैया एक और तरीका है, बताओ फिर क्या, जिसका नाम है बेटा 1 2 3 चौथा पॉइंट, क्या नाम है? ड्राइंग्स। ड्राइंग। ये वो ड्राइंग करने वाली ड्राइंग की बात नहीं कर रहा। ड्राइंग का मतलब क्या समझना, इट इज द अमाउंट of cash or goods withdrawn from the business, चाहे कैश हो चाहे गुड्स है, क्या किया तुमने? विड्रॉ किया है, विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से निकाल लिया। किसने निकाला होगा? किसने Owner. निकाला होगा? बाय द ओनर ने निकाला हो। अगर ओनर होगा तो ओनर निकालेगा, या फिर अगर बिजनेस पार्टनर के साथ कर रहा होगा तो पार्टनर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, किस चीज के लिए निकाला? फॉर देयर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज। कोई डाउट यहां तक? No, sir. नो सर। प्रियंका बेटा कोई डाउट? No, sir. नो सर। नीतू ठीक है, अब सुनना मेरी बात को, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। बेटा श्रेयांश बड़ा हो गया है, श्रेयांश बड़ा हो गया, शादी वादी हो गई, श्रेयांश का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। श्रेयांश ने एक फुटवेयर कंपनी खोली है। कौन सी कंपनी खोली है श्रेयांश तूने? फुटवेयर। जिसके अंदर लेडीज की भी सैंडल्स मिलती है, जेंट्स वेंट्स सब मिलता है। रात को श्रेयांश घर पहुंचा तो बीवी इसके पैर दबाने लग गई, तो ये समझ गया इसको कुछ चाहिए, तो उसने पूछा क्या चाहिए? उसने बोला मुझे आपके शॉप में जो 1 लाख वाली जो सैंडल आई है ना वो चाहिए। तो श्रेयांश तू क्या करेगा? लाके नहीं लाके देगा? सर ला दूंगा। ला देगा। तो बेटा अब तू अपने बिजनेस के पास गया रात को और तूने वो 1 लाख वाली सैंडल निकाली, तो बेटा बिजनेस तेरे से पैसे नहीं मांगेगा उस 1 लाख रुपए? मांगेगा। बिजनेस बोलेगा ओए कहां लेके जा रहा मेरे सैंडल, 1 लाख रुपए रख के जा। तूने क्या बोला कि भाई मैं तो मालिक हूं, मैं तो लेके जा रहा हूं, मेरे को क्या दिक्कत है? तो बिजनेस कहता है भैया तुम कोई बात नहीं ले जाओ, लेकिन जो तुम्हारी कैपिटल थी ना मेरे पास, मैं उसको कम कर रहा हूं, मैं पैसे वहां से निकाल लूंगा। ये कहता है भाई क्यों निकाल लेगा? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, चैप्टर नंबर 3 हम आगे पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट कहता भैया बिजनेस अलग और बिजनेसमैन अलग। हमने बोला देख भाई श्रेयांश, बिजनेस कह रहा है तेरे से बात कर रहा है, तेरी दुकान तेरे से बात कर रही है। बिजनेस कह रहा है श्रेयांश देख, अगर ये सैंडल तू बेचने के लिए ले जा रहा है तो बेशक से ले जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पैसा तू बाद में मुझे ही लाके दे रहा है। लेकिन अगर तू अपने पर्सनल यूज के लिए लेके जा रहा है तो भैया एक काम कर, या तो पैसे भर या तो अपनी कैपिटल से कटवा ले, क्योंकि यहां पर हम तेरे घर के खर्चे करने के लिए नहीं बैठे हुए, हम बिजनेस के खर्चे करने के लिए बैठे। तो सोच, अगर चाय वाला डेली खुद ही चाय पीता रहेगा तो कमाएगा क्या? मोमोज वाला खुद के मोमोज डेली खुद खा जाएगा तो कमाएगा क्या? फंडा समझ रहे हो? यस यस सर। सर। Sir. तो यहां पर 2 टर्म आई, ड्रॉइंग्स और गुड्स की फॉर्म में भी हो सकती है। मतलब अब तूने बिजनेस से सैंडल नहीं निकाली, अब तेरी बीबी ने क्या मांगी कि श्रेयांश साड़ी ला देना मुझे, वो साड़ी 1 लाख की है। तो रात को जाएगा तू क्या करेगा भैया, यहां से 1 लाख रुपए निकालेगा, फिर ये चिल्लाएगा पैसे कहां लेके जा रहा? तो बोलेगा भाई बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तू अगर 1 लाख ले जाएगा तो मैं तेरी कैपिटल को कम कर दूंगा, क्योंकि तेरा पर्सनल खर्चा है। हाँ अगर तू हमारे लिए खर्च करने जा रहा है बेशक से तू 2 लाख ले जा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर खुद के लिए खर्च कर रहा है तो भैया कैपिटल तेरी कम होगी। फंडा क्लियर ड्राइंग्स का? यस सर। यस Yes, सर। sir. तो पूरी तरीके से क्या बोलेंगे भैया, ड्राइंग्स का मतलब वो होता है कि अगर कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस से पैसा या सामान निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए, तभी ड्राइंग्स मानी जाएगी। अब छोटी सी बात, बेटा देख क्या नाम है तेरा? नीतू। नीतू अगर तेरे फादर
वो मसाले घर लेके इस्तेमाल करेंगे तो बेचेंगे क्या, खाएंगे क्या? फंडा समझ आ रहा है? Yes, sir. तो तेरे बाबा पता है क्या करते होंगे, वहां से मसाले तो लाते होंगे लेकिन उसका पैसा वहां रख के आते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर यही चीज मैं मार्केट में बेचता कुछ कमाई होती, अब नहीं बेचूंगा तो कमाई नहीं होगी। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारी होगी ड्राइंग्स की कहानी कंप्लीट। अब हम बढ़ते हैं एसेट और लायबिलिटी की तरफ। तो हाँ भी है टाइम, आओ। पॉइंट नंबर कौन सा हो गया? 5th। एक सेकंड, हाँ। तो सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं लायबिलिटी, क्योंकि आसान है, लायबिलिटीज की बात करेंगे। बेटा लायबिलिटी का सिंपल सा मीनिंग होता है कर्जा। तो इसको थोड़ी इंग्लिश में अच्छी बात क्या लिखेंगे? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बेटा ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी। भैया हिंदी में इंग्लिश स्पेलिंग लिखूंगा, मेरी स्पेलिंग गलत हो जाएगी, इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रियंका समझ आ गई बात? कह रहा है ये एक आपकी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है या फिर डेप्ट। बेटा डेप्ट मतलब होता है कर्जा। कह रहा है या तो ये फाइनेंशियल जिम्मेदारी है या फिर कर्जा है, विच बेटा मुझे सारे बच्चे बताएंगे ये कर्जा पर्सनल बिजनेस का है, सॉरी पर्सनल बिजनेसमैन का है या बिजनेस का कर्जा है? सर बिजनेस का। Sir, business का. बिजनेस का कर्जा है, याद रखना इस बात को। तो डेप्ट विच आ बिजनेस ओज टू अदर्स। कह रहा है ये वो कर्जा है जो बिजनेस ने दूसरे के लिए लिया है। मतलब कि कोई बिजनेसमैन, कोई बिजनेसमैन क्या गया, मार्केट गया, वो वहां से मान ले मोमोज का बिजनेस है, वो उधार मोमोज खरीद के लेके आ गया, तो बिजनेस पूछेगा उससे कि भैया बिजनेसमैन ये मोमोज तो कहां से लेके आया, पैसा तो लेके नहीं किया। तो वो बोलेगा भाई देख मैं सामने दुकान से उधार लेके आया हूं, ये तेरा कर्जा है मेरा नहीं है, बाद में पैसा दे दियो उसको तू। समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. दैट इज amount business is liable to pay others, such as loan from bank, बैंक से लोन ले रखा हो, या फिर अदर पर्सन्स। ठीक है, बस अभी यही लिखेंगे, आगे नहीं लिख रहा, एक्सेट्रा लिख के छोड़ दे रहा हूं। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? सर इसका डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, द अमाउंट विच इज पेएबल बाय द बिजनेस। हाँ तो ये तभी तो लिखा है, दैट इज का मतलब होता है दूसरे शब्दों में द अमाउंट विच इज पेबल टू विच इज पेबल बाय द बिजनेस विच इज लायबल टू पे अदर्स सच एज लोन, कुछ भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, ओके सर। ठीक है। कहता लायबिलिटी भी बेटा एक टाइप की नहीं होती, लायबिलिटी भी कुछ तरीके की होती है। हमने कहा लायबिलिटीज 2 टाइप की होती है। कहता पहला क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटीज, दूसरा करंट लायबिलिटीज। अगर सीधे आसान शब्दों में बात करें तो हमने कहा भैया नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? हमने कहा भैया नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी जो 12 महीने से ज्यादा की है उसे नॉन करंट कहते हैं, और वो लायबिलिटी जो 12 महीने या फिर उससे कम की होती है उसको क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बोलते हैं। देखो बेटा सुनो, सिंपल से लैंग्वेज में ये समझाऊं बेटा, नॉन करंट लायबिलिटी का मतलब वो लायबिलिटी होती है जो 12 महीने से ज्यादा की होती है। जैसे कि हमने कोई लोन लिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो लोन जो क्या होगा, लॉन्ग टर्म हो। जैसे अगर मैंने बैंक से लोन लिया, मैंने बोला बैंक भैया मैं 5 साल के बाद आपको दूंगा पैसा, या 5 साल तक लोन चाहिए, तो मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन। अगर मैं किसी को बोलूं कि भाई मैं तेरे पैसे 6 महीने में लौटा दूंगा, मतलब शॉर्ट टर्म लोन। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir.
फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, हम आगे बात करेंगे उसके ऊपर। ट्रेड पेबल, ये एक एग्जाम्पल है जो हम इसके ऊपर आगे बात करेंगे, ठीक है। और इसमें तो तुम कोई भी लोन पकड़ लो जो लंबे समय के लिए होता है, ठीक है। तो हमारा कैपिटल क्या था, एसेट माइनस लायबिलिटी। लायबिलिटी हमने समझ ली, अब एसेट्स को समझेंगे। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, सिक्स पॉइंट देखेंगे बेटा। एसेट्स, एसेट्स क्या होता है? दीज आर द प्रॉपर्टीज owned by the business which are used to carry out the business operation and on operating revenue for the बिजनेस। तो क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाहता है इसके अंदर? कह रहा है एसेट का मतलब वो प्रॉपर्टी जो बिजनेस के द्वारा खरीदी गई है या उसके पास है, और वो उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करता है अपने बिजनेस के कामों के लिए, और उससे वो बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट करता है, मतलब उससे वो इनकम को जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी सी बात दूं, बेटा कोल्ड ड्रिंक पिए सबने? यस सर। बेटा कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। और तो समझ नहीं आ रही बच्चों को। बेटा एक रुक जाओ, एक सेकंड रुको। आज ही सारे फोन सभी कर रहे हैं, आज ही रुक जाए। These are the property owned by the business. बेटा अब आवाज आ रही है मेरी क्लियर? Yes, sir. sir. यस हाँ सर। ठीक है, आप ध्यान से। तो अब मुझे बताओ, जो कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है बेटा, वो कोल्ड ड्रिंक जो बनाती होगी उसके पास क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली मशीन। बनाने वाली मशीन होगी। यस सर। तो ये उसकी क्या है? एसेट है। कोल्ड ड्रिंक जहां बनती होगी एक बड़ी सी बिल्डिंग होगी, ये भी क्या है? एसेट है। Yes, sir. कोल्ड ड्रिंक बनाने वाले वर्कर जहां बैठते होंगे वो फर्नीचर होंगे, तो ये भी क्या है? एसेट है। अच्छा, कोई उन्होंने खुद की गाड़ी रखी हुई है कोल्ड ड्रिंक को इधर से उधर लेके जाने के लिए, तो मोटर कार, लॉरी, कुछ भी कह सकते हो, वो भी क्या है? एसेट है। बात समझ आई कि नहीं समझ आई? सर बोतल। यस सर। हाँ, बोतल भी क्या है? एसेट है। लेकिन बोतल को मैं एसेट में नहीं, दूसरे टाइम में ट्रीट करवाऊंगा, अभी बताऊंगा वो क्या चीज होती है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक की बोतल वापस तो आती नहीं है, कांच की बोतलें उनके वापस आ जाती है। तो जो कांच की बोतलें हैं ना, उसको वो एसेट बोल सकते हैं, ठीक है। जो ग्लास बोतल होगी जो उनके वापस आती होगी, उनको वो एसेट बोल सकते हो, ठीक है। यस तो यहाँ पर क्या है, अब इस लाइन को पढ़ो, क्या कहता है ये? कहता है दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय बिजनेस। कह रहा है ये प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो बिजनेस ने खरीद रखी है, और वो उसको अपने बिजनेस के ऑपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। मशीन बिजनेस में काम आती है, बिल्डिंग भी, फर्नीचर भी, मोटर भी, ग्लास भी। कह रहा है इससे वो क्या जनरेट करते हैं, क्या अर्न करते हैं? रेवेन्यू अर्न करते हैं। अगर ये सब चीजें ना होती, क्या वो पैसा कमा पाते? नो नो सर। सर। नहीं कमा पाते। तो इन सबको क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं। हमने कहा अच्छा बेटा अच्छा तो बेटा तूने वो पिया है, थम्स अप पिए है? यस सर। सबने पिए थम्स अप? Yes, यस sir. सर। बेटा जोलो पिए तुमने?
क्या सर? जोलो। No, अरे ये sir. 10 वाली कोल्ड ड्रिंक है, ये 10 वाली कोल्ड ड्रिंक है। समझ गए बात मैं क्या कहना चाहता हूँ? Yes, sir. मैंने तुम्हें थम्स अप बोला, तुम लोगों ने फट से तुमने बोला हाँ सर पी है। जोलो बोला, पता नहीं चला। मतलब ये थम्स अप की गुडविल है, क्या है? गुडविल। लेकिन इसकी इज्जत मार्केट में है ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं क्या है। क्लियर पॉइंट? Yes, sir. यस सर। अच्छा बेटा, हिमालय का पानी पता है? हिमालयन पानी एक मिलता है, टाटा कंपनी का है, यस सर। ठीक है। एक बिस्लरी भी है, किनले Yes. भी है। और कौन सी कंपनी का पानी? और भी कोई है? रेलवेज। कौन सा? रेलवेज। ग्रिलवेज। नहीं सर, रेलवेज। अच्छा रेलवेज, अच्छा रेलवेज। चलो रेलवेज का पानी। तो ये सब कंपनियों के पानी पीते हैं, हम जानते हैं। बेटा इसके अलावा मार्केट में और भी कंपनियों के पानी बिकते होंगे, लेकिन हमें पता नहीं होगा। जैसे कि मैं अभी वेस्ट बंगाल गया, वहां पर एक पानी का नाम था कॉपी पेस्ट बिस्लरी जैसा दिखने में है। कॉपी पेस्ट बिस्लरी है, पर नाम उसका है रूपश्री। तुम जानते हो इसको? No, No, sir. नो sir. सर। नहीं जानते, तो मतलब इसकी गुडविल नहीं है। मार्केट में नकली बोतल बिकती है, बिलसेरी बिकती है ना, Yes, sir. ये Yes, भी sir. क्या नकली है। तो मतलब कह रहा है गुडविल का, कह रहा है गुडविल भी एक बहुत बड़ी एसेट है, जो हमारे पैसे को कमाने में, हमारे रेवेन्यू को कमाने में मदद करती है। समझ आ गई बेटा बात? यस सर। Yes, sir. बेटा तू एमआई का फोन लेना चाहेगा, या टेक्नो स्पार्क का लेना चाहेगा, या फिर आई चाहेगा? MI। Am I? एमआई का। भाई इन दोनों के क्यों नहीं लोगे? MI गुडविल है ना। इनकी गुडविल कम होगी सर, हमें पसंद नहीं है एमआई। इनकी गुडविल पता नहीं सर्विस सेंटर है कि नहीं है, पता नहीं, तो हम एमआई लेंगे, दैट्स इट। तो गुडविल भी क्या है? एक एसेट है। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes. Yes, हमने sir. बोला, सॉरी, हमने बोला एसेट के भी कुछ टाइप है। एसेट बेटा 3 टाइप की होती है। पहली होती है नॉन करंट एसेट, दूसरी होती है करंट एसेट, तीसरी होती है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट सिंपल सी लैंग्वेज में, नॉन करंट एसेट वो एसेट होती है जो 12 महीने से ज्यादा तक चलती है। सिंपल सी बात में 12 महीने से ज्यादा, और ये 12 महीने से कम। और इसको मैं सिंपल सी बात में बोलूंगा मन घड़ंत। स्पेलिंग सही है पता नहीं, और सर टेंजिबल इंटेंजिबल। आइए बता रहा हूं, ये है मन घड़ंत एसेट। तो मन घड़ंत का मतलब क्या? मैंने मान लिया कि हाँ भाई ये एसेट है। समझ आई मेरी बात? यस सर। एसेट होती नहीं है, Yes, sir. फिर भी मैंने माना है उसे एसेट है। क्या है बताऊंगा। नॉन करंट एसेट बेटा 2 टाइप की होती है। एक होती है टेंजिबल, एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट। बेटा टेंजिबल एसेट क्या होती है वो समझो। हमने बोला टेंजिबल एसेट वो एसेट है which have physical existence, जिसकी क्या है? फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एंड कैन बी सी एंड आज ही सब बच्चों के फोन आ रहे, दिमाग खराब करते हैं। कैन बी सी एंड टच्ड। कह रहा है टेंजिबल एसेट वो एसेट होती है जिसको मैं देख भी सकता हूं, जिसको मैं छू भी सकता हूं, और उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस भी है। मैं अगर तेरे को बोलूं बेटा प्रियंका अपने घर पे बताइयो कितनी चेयर है, गिन गिन के बताइयो कितनी चेयर है प्रियंका। सर जी 2. 2 चेयर है, तो मतलब वो दिखाई दे रही है ना, फिजिकल एग्जिस्टेंस। Sir. मैं छू के हिला भी सकती हूँ, फिजिकल एग्जिस्टेंस।
देख भी सकती हूँ, छू भी सकती हूँ। इसको कहते हैं टेंजिबल एसेट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मशीनरी, बिजनेस में मशीनरी है, छू सकता हूँ। बिजनेस में फर्नीचर है, छू सकता हूँ। बिजनेस में बिल्डिंग है, छू सकता हूँ। ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है? इंटेंजिबल एसेट विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। बेटा फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती इनकी, याद रखना। एंड कैन नॉट बी सीन एंड टच। भैया इसको देख भी नहीं सकते और छू भी नहीं सकते। जैसे कि गुडविल एग्जाम्पल के तौर पे। बेटा तेरे को थम्स अप की इज्जत दिखाई देती है? नो सर। No, sir. नहीं देती। तो गुडविल एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है। और भी एक इंटेंजिबल एसेट है, पेटेंट भी होते हैं, कुछ कॉपीराइट भी होते हैं। सर क्रिप्टो करेंसी। हाँ बेटा, नहीं नहीं वो सब नहीं, वो सबको मतलब यहाँ पर अभी उन सबको मतलब वो सब बहुत टाइम है समझाने के लिए, समझाऊंगा। पेटेंट और कॉपीराइट का मतलब इंटेंजिबल एसेट वो समझ लो अधिकार, अधिकार को इंटेंजिबल एसेट बोलते हैं। मतलब अधिकार किसी का दिखता नहीं है ना, लेकिन फिर भी वो एसेट होता है। तो पेटेंट एक तरीके से क्या होता है कि भैया मैंने कोई प्रोडक्ट मार्केट में बनाया, अब उसमें जो जितनी मेहनत मेरी मेहनत किसी को सामने वाले को नहीं दिखेगी, तो मैं बोलूंगा पहले मैं कमाऊं फिर बाद में देखेंगे। तो वो भी क्या है? इंटेंजिबल एसेट। क्लियर बेटा पॉइंट? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक, बस मैं आज आपको यहीं तक पढ़ा रहा हूं। अगली क्लास में हम करंट एसेट, फिक्टिशियस एसेट और बाकी टर्म्स को समझेंगे। अभी टर्म्स को समझाने के लिए मुझे 2 क्लास और लगेगी, क्योंकि मुझे ये डीपली समझाना है, तभी हम आगे टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। समझ आ गई बेटा यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। प्रियंका, Yes, नीतू, sir. आशुतोष और श्रेयांश, बेटा कोई डाउट हो पूछ सकते हो आप मुझे अभी। नो सर। No, sir. ठीक है, तो अगली क्लास में मैं 5 मिनट का एक टेस्ट लूंगा जिसमें 5 क्वेश्चन दूंगा। गूगल फॉर्म में लिंक के थ्रू आएगा, आपको वो करना है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट्स का टेस्ट होगा, 5 क्वेश्चन। ओके Okay, सर। sir. ओके बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। Okay. सर जी Okay, sir. एक क्वेश्चन था। हाँ बेटा, बोल बेटा। जो सर जी आपने स्टार्टिंग में समझाया था ना, वो समझ नहीं आया था। स्टार्टिंग वाला ट्रांजैक्शन? यस सर। हाँ, इसलिए समझ नहीं आया कि तू भाग गई थी। यस सर। हाँ सुन, अब रुक जा, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं। नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ, 1 मिनट रुक जा बेटा, मैं रिकॉर्डिंग